गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत में हमारा जो टॉपिक हम इसमें अध्ययन कर रहे थे नेतृत्व, तो आज हम नेतृत्व की शैलियाँ, प्रणालियाँ या हम कहें नेतृत्व शैलियों के प्रकार के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रकार सामान्यतः दो बिल्कुल समान प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलते, ठीक उसी तरह दो समान प्रकार के नायक भी सामान्यतः नहीं मिलते। विभिन्न नायक एवं उनके कार्य की शैली या प्रणाली प्राय भिन्न भिन्न होती है। फिर भी अगर हम अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो नेतृत्व प्रणालियों का वर्गीकरण किया जा सकता है और हम इन्हें सामान्यतः 3 प्रकार की शैलियों में बांटकर या इनका वर्गीकरण करके अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहली जो शैली है निरंकुश, तानाशाही या सत्तावादी नेतृत्व। दूसरा है प्रजातांत्रिक नेतृत्व और तीसरा है स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो सबसे पहली जो प्रणाली है या तरीका है नेतृत्व का, निरंकुश, सत्तावादी, तानाशाही, निदेशात्मक नेतृत्व यानी ऑटोक्रेटिक डायरेक्टिव लीडरशिप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके अर्थ के रूप में बात करें तो निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व के अंतर्गत नायक सर्वे सर्वा हो जाता है और अधीनस्थों को वही सब कुछ करना होता है जो उन्हें करने को कहा जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत समस्त अधिकार नायक के पास केंद्रित होते हैं। वह स्वयं ही संस्था के उद्देश्यों तथा नीतियों को निर्धारित करता है तथा अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्हें किसी कार्य का विरोध या उसके बारे में प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते हैं या उसे पूरा करने में लापरवाही करते हैं तो नायक उन्हें दंडित भी कर सकता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों को अपने मुंह पर ताला लगाकर रखना होता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत सुझाव, सलाह, परामर्श, शिकायत, समस्या आदि का नाम हमें कहीं कहीं दूर तक सुनाई नहीं देता। संक्षेप में अगर हम बात करें, इस प्रकार के नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत नायक निरंकुश अथवा तानाशाह होता है तथा अधीनस्थ की किसी भी बात को सुनना एवं समझना आवश्यक नहीं समझता। निरंकुश नेतृत्व शैली भी 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम शोषक निरंकुश नेतृत्व तथा द्वितीय परोपकारी या हितकारी निरंकुश नेतृत्व। प्रथम शैली के अंतर्गत नायक सर्वेसर्वा ही नहीं होता बल्कि वह अपने अधीनस्थों का शोषण भी करता है। वह उनके हितों या समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता बल्कि अपने कार्यों को पूरा करना ही अपना ध्येय मानता है। ऐसे नेतृत्व को प्राय नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि एक ऐसा नायक कर्मचारी को भय एवं दंड से कार्य करवाता है। सेकंड प्रकार की जो नेतृत्व शैली में नायक निरंकुश तो होता है किंतु वह परोपकारी भी होता है। वह दूसरों का बुरा करके अपना कार्य करवाने में विश्वास नहीं करता। वह पुरस्कार एवं प्रेरणा प्रदान करके अपना कार्य करवाता है। तो ये तो हो गया अर्थ। अगर अब हम उसकी विशेषताओं की बात करें कि निरंकुश नेतृत्व प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हम बात करें नेतृत्व की प्रणाली के अंतर्गत नायक यह मानकर चलता है कि कर्मचारी कामचोर होते हैं तथा उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। निरंकुश नेतृत्व के अंतर्गत समस्त अधिकार एवं शक्तियाँ नायक के हाथों में ही केंद्रित रहती हैं। दूसरी विशेषता की बात करें, नायक स्वयं ही समस्त निर्णय लेता है। थर्ड विशेषताओं की बात करें, नायक ये सभी अधिकार संस्था की संगठन संरचना एवं उसके नियमों के अंतर्गत प्राप्त करता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत नायक का सभी अधीनस्थों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेतृत्व की इस प्रणाली के अंतर्गत नायक अधीनस्थों से कार्य करने के लिए पुरस्कारों तथा दंड दोनों का ही प्रयोग करता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थों को अपनी बात या समस्या नायक के समक्ष रखने का अधिकार नहीं होता। नायक स्वयं ही अपनी स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्य को निर्धारित करता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थ आज्ञापालक होते हैं। इसमें अधीनस्थों
कि कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। इस प्रकार के नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत संप्रेषण प्राय ऊपर से नीचे की ओर ही अधिक होता है। और अगर हम बात करें लाभों की कि निरंकुश नेतृत्व प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले है सभी आदेश निर्देश एक ही व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं, अतः संस्था में आदेश की एकता बनी रहती है। सभी निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। अधीनस्थों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। संस्था में समन्वय की सुविधा रहती है। नायक स्वेच्छा से अपनी योजनाओं को आसानी से क्रियान्वित कर सकता है। कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ सकती है। संस्था में लाल फीताशाही का भय नहीं रहता। अब अगर हम इसके दोषों की बात करें कि अगर उसके कुछ लाभ हैं तो दोष क्या क्या हैं, तो सभी शक्तियां तथा अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से नायक के मनमानी करने का भय बना रहता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव होता है। इसमें उनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता। थर्ड दोष की हम बात करें, इसमें अधीनस्थों को गलत एवं सही सभी कार्यों को करने के लिए बाध्य होना होता है। अधीनस्थ गलत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। फिफ्थ पॉइंट है, इस प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। इसमें अधीनस्थों के पहलपन एवं जिम्मेदार की भावना समाप्त होने लगती है। अयोग्य नायक की दशा में तो संपूर्ण संस्था ही कमजोर हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो अधीनस्थों का प्रबंधकीय विकास रुक जाता है, क्योंकि उनका प्रबंध में कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग या उनके सुझावों को कोई भी तरजीह नहीं दी जाती। अब हम बात करें कि इसकी उपयोगिता क्या है निरंकुश नेतृत्व प्रणाली की, तो यदि अधीनस्थ में पर्याप्त ज्ञान एवं क्षमता का अभाव हो तो यह प्रणाली अच्छी मानी जाती है। यदि अधीनस्थ अप्रशिक्षित हो, यदि अधीनस्थ अनुभवहीन हो, यदि अधीनस्थों की मानसिकता ऐसी है कि वे भय तथा पुरस्कार से कार्य करते हों, यदि नायक द्वारा सारा नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हों, यदि कार्य ऐसी प्रकृति का हो जिसमें छोटी सी गलती के भी गंभीर परिणाम निकल सकते हों, और लास्ट उपयोगिता की बात करें, यदि कार्य अत्यधिक तीव्र गति से पूरा करवाना हो। तो ये जो निरंकुश या तानाशाही सत्तावादी जो नेतृत्व प्रणाली है, यह प्राय आपने देखा होगा चाइना जो एक कंट्री है उसके बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर ऐसी प्रणाली नेतृत्व की या उनके शासन की मानी जाती है। वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपने कार्य में नहीं करवाना चाहते या अपने अधीनस्थों की किसी भी प्रकार की राय या उनका जो सलाह होती है उनसे वो नहीं लेते। जो वह कह देते हैं वही उनके अधीनस्थों को करना होता है। लॉन्ग वे में हम बात करें तो यह जो व्यवस्था है ये उतनी कारगर साबित नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।